स्टूडेंट देखिए, आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। इससे पहले मैं आप लोग को रामानुजन सीरीज का 17 लेक्चर दिया था, जिसमें से मैं सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन को कंप्लीट करा रखा है। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जो रामानुजन सीरीज चल रहा है, उसमें मैं सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कराया है। उसमें 17 लेक्चर हैं। अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पूरा प्लेलिस्ट का, पहले उसको देखिए, फिर आइए यहाँ देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये 5.1 की पूरा इंट्रोडक्टरी कहानी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर आया कहाँ से, थोड़ी सी इसकी बातें करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कैसे पड़ा, देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन क्लास 10th में हम लोग पढ़ के आए हैं, तो घात समीकरण पढ़े हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या कर द्विघाचारण रूल में मैंने ये इक्वेशन को पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, जब जब ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे ये वाला टर्म मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मेरा श्रीधराचार्य रूल बन के आया था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये आया। ठीक है, तो इसमें क्या आते थे, जब हम इसका विभेदकर फाइंड करते थे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, यदि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो, इज ग्रेटर देन 0 हो, तब यहाँ पे क्या आता था, टू डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता था, तो क्या आता था, टू रियल रूट्स। ठीक है, अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 जब आता था, तो क्या आता था, इमेजनरी रूट्स। ठीक है, कोई मीनिंग मिस्टेक हो तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तब जाके हमारा इसमें श्रीधराचार्य रूल अप्लाई होता था। और क्या होता था कि एक्स इक्वल टू क्या होता था फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यदि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, तो टू डिस्टिंक्ट रूल रियल रूट्स आते थे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, यानी डी इक्वल टू 0 हो, तो क्या आता था, टू रियल रूट्स आता था। उसी तरह से d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो, तो इमेजिनरी रूट्स आता था। अब यही इमेजिनरी रूट्स को फाइंड करने के लिए आया है कॉम्प्लेक्स नंबर। यही इमेजिनरी रूट्स को फाइंड करने के लिए आया है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस, यदि नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसे ही फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। और कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम इसकी जरूरत पड़ी, तो इसमें हम कुछ कुछ बातें करेंगे, और जिसका इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। आगे कुछ बातें करें। देखिए, इसकी जरूरत है थोड़ा सा समझने के लिए, मैं कुछ एक्सप्लेन किया यहाँ पे, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें यहाँ पे समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे वाली बातें समझते हैं कि आगे की कहानी इसकी क्या है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है,
इसको हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ए प्लस आई बी, जहां पे आई मेरा जो रियल पार्ट्स है और ये बी जो है इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है। और आई का मतलब क्या होता है, आयोटा, जिसको अभी आयो आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा, और सुने होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं सुने हैं तो यहाँ सुन लीजिए। आयोटा हो गया। अब देखिए कुछ इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसकी कुछ कुछ नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं, तब आगे समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि 3 + 4i दिया है, ठीक है। इसमें रियल पार्ट मेरा क्या होगा, तो 3 आपका रियल पार्ट, अब 4 आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट, क्लियर है। 3 आपका रियल पार्ट्स, 4 आपका इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर भी कर लेंगे। इस इक्वेशन से जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, सपोज कीजिए कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, इसमें रियल पार्ट्स क्या हैं, इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं, तो ये आपका रियल पार्ट्स होगा, ये आपका पूरा इमेजिनरी पार्ट्स होगा। इसी तरह से फाइंड किया जा सकता है। कंपेयर करने के लिए ये हमारा क्या है, काफी, ठीक है। आइए कंपेयर हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा रियल पार्ट्स का रियल पार्ट्स के साथ, इमेजिनरी पार्ट्स का इमेजिनरी पार्ट्स के साथ किया जाता है। अब सपोज करो z = a + ib दिया है और z1 = a + ib दिया है और z2 = c + id दिया है, ठीक है। हम इसका जब इक्वालिटी करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, यानी z1 = z2 करेंगे a + ib, तो c + id, ठीक है। हमारा जो रियल रूट्स होगा, हम क्या बोले, रियल नंबर को हमेशा रियल नंबर के साथ ही कंपेयर करना है, यानी a का c के साथ, यानी रियल पार्ट आपका रियल पार्ट। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, ये, तो क्या होगा, b = d, यानी a = c और b = d। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आपका किताब में दिया हुआ है, एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, इफ 4x + i 3x - y 3 + i - 6। ये देखिए इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लो, तो 4x = 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/4, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करिए, इक्वेटिंग किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, इक्वेट किया जाता है, ठीक है। 3x - y = -6, तो 3x, अब देखो भाई x का x दिया हुआ है, कितना दिया है, 3/4 - y - 6, 9/4 - y 6, 9/4 माइनस प्लस y, जब आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इतना आएगा y 33/4, यानी एक y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 33/4। देखिए इसी तरह से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इक्वेट यदि करना है, इक्वेटिंग करना है तो, ठीक है। कंपेयर करने के लिए यदि बोल दे कि दो ठो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, और जब दो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, और जब उसका हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, कंपेयर करना है, तो आराम से किया जा सकता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। क्लियर है, चलिए आगे।
अब यहाँ पे देखिएगा ना कि अलजेब्रा आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एड कैसे करते हैं। जैसे कोई भी Z1 और Z2 दो तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर का एड किया जाता है तो एड आप कैसे करोगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। जब हमें एड करना हो तो रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ एड करिए। देखिए क्या होगा, a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी। इसमें रियल पार्ट्स क्या है मेरा, a प्लस सी, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। मैंने वन कॉमन ले लिया है। जब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बस इन दोनों को क्या करोगे, माइनस कर लोगे। जब आप माइनस करेंगे तो ए प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। देखिए a प्लस आई बी और माइनस सी और माइनस आई डी हो जाएगा, a माइनस सी हो गया, और यहाँ पे एक चीज देखो 1 b माइनस डी हो। तो सी Z1 माइनस Z2 इक्वल टू ये आपका आ रहा है। तो इसी तरह से इसका ऐड किया जाता है और ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। मल्टीप्लाई में क्या देख रहे थे, मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये समझ रहे थे कि मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जब क्लोजर, यहाँ क्लोजर लॉ क्या होता है कि Z1 और Z2 इक्वल टू Z हो जाता है। कम्युनेटिव प्रॉपर्टी, कम्युनेटिव लॉ का होता है Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1। अब एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे Z1 Z2 फिर Z का क्यूब, यहाँ पे देखिए Z1 फिर Z2 Z3 हो जाता है। फिर यहाँ पे Z देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा पूछा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो हमेशा पूछा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि Z डैश Z का इनवर्स इक्वल टू 1/Z होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये वाला इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि Z का यदि डैश है, Z का बार है, फिर उसका बार हम करते हैं तो क्या हो जाता है, Z आता है। यदि Z1 प्लस Z2 है फिर उसका बार है, तो देखिए Z1 बार प्लस Z2 बार हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे यदि ये माइनस में है, क्या है, माइनस में, तो फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। मल्टीप्लाई में है तो फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड में है तो फिर अलग अलग डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए सपोज कीजिए कि किसी भी नंबर में हम 4 से भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो रिमाइंडर है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर है। थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखने की बातें हैं। यदि रिमाइंडर या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, यदि हम इसको a इक्वल टू 4k प्लस r के फॉर्म में लिख लें, r मेरा क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ पे देखिए यदि किसी भी नंबर i के पावर 4k होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। i के पावर 4k प्लस 1 होगा उसकी वैल्यू प्लस i होती है। और i की वैल्यू 4k प्लस 2 होगा तो उसकी वैल्यू -1 होगा। ठीक है, हाँ जी। और i के पावर 4k प्लस 3 होगा तो इसकी वैल्यू -i होगा। ठीक है, अब इसी पर हमें सभी को समझना है, ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 200 i के पावर 238 दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 5 जा 20, किसी भी नंबर 3 आया 8। ठीक है, कितने बार जाएगा बोलो, 9, क्या आया 2 आएगा 2, यानी 4k देखिए किस फॉर्म में बन रहा है, 4 इंटू k कितना है 59 और r कितना है 2। देखो यार ये वाला फॉर्म बन रहा है।
तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू क्या -1 लिख लें? बोलो, समझ में आया? डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू -1 लिख लें। अरे भाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इसकी वैल्यू मेरे 1 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, तो -1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। अब मान लो किसी भी और नंबर हम लेते हैं, मान लो कि हम 2024 लेते हैं, 2024 आयोटा का पावर कितना ले लिए? 2024, ठीक है। तो जब हम इसका पावर 2024 ले लिए तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 5 जा 20, कितना उतारे? इतना उतार लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 4 के कितने बार में आ जाएगा? 6 बार में आएगा। पहले 0, क्योंकि 2 नंबर हम साथ में उतारे, खत्म। तो एक ये किस फॉर्म में बन रहा है? इसके a इक्वल टू कितना? 4, के कितना आया? 506, और प्लस रिमाइंडर आपका कितना आया? रिमाइंडर 0 है, यानी किस फॉर्म में बन रहा है? इस फॉर्म में बन रहा है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, यानी a इक्वल टू 1। किसी भी नंबर को आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, और मुझे पता है कि आप निकाल लेंगे। चलिए।